हरियाणा के यमुनानगर के प्रताप नगर पुलिस स्टेशन में सुबह सुबह एक इमरजेंसी कॉल आती है। 7 दिसंबर 2025 की सुबह NH 907 के पास की पॉपुलर नर्सरी में एक लड़की की सरकटी लाश मिलती है। बिना वक्त गंवाए पुलिस जगाधरी पोटा साहिब रोड से लगे पॉपुलर नर्सरी के पास पहुंच जाती है और देखती है कि चारों तरफ भीड़ उमड़ी हुई है। भीड़ को क्राइम सीन से दूर करते हुए पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो पाती है कि झाड़ियों में लड़की की लाश पड़ी हुई है, जिसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं है और उसका सिर भी गायब है। क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करते हुए पुलिस ने कॉल करके क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया। तब तक बाकी टीम्स वहां पहुंचती, तब तक पुलिस बॉडी को सबसे पहले स्पॉट करने वाले विजय से पूछताछ करती है। बहादुरपुर गुरुद्वारे के पास सफेदे की नर्सरी लगाने वाला विजय पुलिस को बताता है कि वह लगभग 11 बजे गुरुद्वारे के पास पानी लेने जा रहा था। तभी उसने देखा पॉपुलर नर्सरी में लड़की की लाश पड़ी हुई है। ऐसे खौफनाक मंजर को देखकर उसके हाथ पांव ढीले पड़ गए और उसने खुद को संभालते हुए तुरंत खेत के मालिक परमजीत संधू को फोन किया और इसके बारे में बताया। ये सब जानते ही परमजीत की भी हालत खराब हो जाती है और वो 112 डायल करते हैं और पुलिस को इसकी जानकारी देते हैं। परमजीत ने पुलिस से आशंका जताई कि यह बॉडी या तो एक रात पहले यानी 6 दिसंबर को या फिर उसी दिन सुबह यानी 7 दिसंबर 2025 की सुबह ही खेत में डाली गई होगी। इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हुए टीम ने क्राइम सीन से सैंपल कलेक्ट किए और पुलिस ने स्निफर डॉग्स की मदद ली। स्निफर डॉग्स जब लाश को स्मेल करते हैं तो पहले नर्सरी के अंदर लगभग 20 मीटर तक जाते हैं और फिर हाईवे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन कुछ दूर जाकर अचानक रुक जाते हैं और वहीं पर घूमते रहते हैं, जैसे कि स्मेल की डोर वहीं पर टूट गई है। फोरेंसिक टीम जब लाश की डिटेल में एग्जामिनेशन करती है तो कई चौंकाने वाले फैक्ट सामने आते हैं। उस लड़की के पैर में एक धागा बंधा हुआ था, उसके पेट पर बर्थ मार्क था और सबसे ज्यादा डरावनी बात थी कि उसका सिर गायब था। क्राइम सीन को एनालाइज करने के बाद टीम ने इंसिडेंट की जगह से सारे सबूत इकट्ठा किए और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए यमुनानगर के मुकुंदलाल सिविल हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर भेज दिया। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने पाया कि इस लड़की की एज लगभग 25 से 30 साल के आसपास की ही होगी, जिसकी हत्या आधी रात को किसी और लोकेशन पर की गई थी और फिर उसकी बॉडी को यहां नर्सरी में लाकर फेंक दिया गया। लड़की के सिर को शरीर से अलग करना और उसके गायब करने के पीछे मोटिव इस लड़की की आइडेंटिटी को छुपाना था। हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे पास्ट में कई केसेज हो चुके थे जहां लड़कियों और औरतों का रेप करने के बाद उनकी हत्या करके ऐसी जगह फेंक दिया जाता था। इस लड़की को इतनी दर्दनाक मौत देने वाला कौन हैवान होगा, ये बात हर किसी के अंदर सवाल बनकर चुभ रही थी। इस लड़की के शरीर पर अंडरगारमेंट के अलावा कोई और कपड़े नहीं थे और उसका सिर भी मिसिंग था, इसीलिए इस जगह लड़की को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया था। बिना आइडेंटिफिकेशन के इस केस को सॉल्व करना बेहद मुश्किल था, लेकिन इसे और कॉम्प्लिकेट कर रही थी वो लोकेशन जहां से बॉडी बरामद हुई थी, क्योंकि बॉडी की लोकेशन के पास ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर लगता था, जिससे पुलिस सवालों में उलझ कर रह गई थी कि अपराधी हरियाणा, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में से कौन सी स्टेट से आए होंगे और हत्या करने के बाद कहां गए होंगे। इन्वेस्टिगेशन को 2 दिन हो चुके थे, लेकिन पुलिस को अपने सवालों का कोई भी जवाब नहीं मिला था। सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन उस लड़की का कटा हुआ सिर नहीं मिला। जब कोई भी लीड नहीं मिली तो पुलिस ने अपना ध्यान
हाल में हुए मिसिंग केस पर शिफ्ट किया और यकीन मानिए ये डाटा सुनकर आप भी डर जाएंगे। 8 दिसंबर 2025 को पुलिस ने अपने पुलिस रिकॉर्ड स्टडी करना शुरू किए, जिसमें पिछले 10 दिनों में अंबाला में 13, करनाल में 25 और यमुनानगर में 16 लड़कियों के लापता होने के केस आ चुके थे। इन सभी मिसिंग लड़कियों की उम्र 16 से लेकर 35 के बीच थी, यानी सिर्फ 10 दिन में मात्र 3 जिलों में टोटल 54 लड़कियां गायब थी। यह तो सिर्फ रिपोर्टेड केस थे, जो अनरिपोर्टेड थे उनकी तो कोई गिनती ही नहीं थी। जरा सोचिए, अगर ये आंकड़ा पूरे देश का निकाला जाता तो क्या होता। अब इस केस की बात करें तो जिस प्रतापनगर पुलिस स्टेशन के एरिया में इस लड़की की लाश मिली थी, वहां पिछले 10 दिनों में से किसी भी लड़की के लापता होने की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी। इसीलिए पुलिस अब उन बाकी सभी 54 लड़कियों के पेरेंट्स से कांटेक्ट करने में लग गई, जो पिछले 10 दिनों से लापता थी, लेकिन उसमें भी उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। पुलिस के पास न विक्टिम की पहचान थी और न ही किलर का कोई सुराग। एक ब्लाइंड मर्डर केस जिसे सॉल्व करना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था। हत्या के इस निर्मम तरीके ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया था, जिसके चलते पुलिस पर केस को जल्दी से सॉल्व करने का जबरदस्त प्रेशर था। इसी दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जिसमें क्लियर हो गया कि लड़के के साथ ना तो रेप हुआ है और ना ही किसी तरह की कोई जबरदस्ती के मार्क्स मिले हैं, बल्कि उसकी मौत गला घोटने से हुई है। 6 दिन गुजर जाने के बाद भी जब लड़की की पहचान नहीं हो पाई, तो 12 दिसंबर 2025 को उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसी ब्लाइंड केस को सुलझाने के लिए पुलिस ने एक SIT टीम गठित की, क्योंकि यह इंसिडेंट उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर के करीब हुआ था। इसीलिए पुलिस की एक टीम हाईवेज के पास लगते पेट्रोल पंप्स, बस स्टैंड और शॉप्स की 50 से ज़्यादा CCTV फुटेज की स्कैनिंग करने में लग गई और दूसरी टीम मोबाइल कॉल डिटेल्स और डिजिटल एविडेंस को स्टडी करने लगी। बस यहीं से पुलिस के हाथ पहली लीड लगी। 6 दिसंबर 2025 की रात 11:34 पर अरैयावाला गांव की टाई फैक्ट्री के CCTV कैमरा में एक कार नजर आती है, जिसके अलॉय व्हील्स में लाइट लगी हुई थी, और यही कार फिर 6 मिनट बाद 11:40 पर हथनीकुंड बैराज से यूपी की ओर जाते हुए CCTV में दिखाई देती है। और इसी टाइम फ्रेम के बीच पुलिस को इंसिडेंट वाली जगह पर कुछ अननोन नंबर्स एक्टिव नजर आते हैं, जिसके बाद पुलिस ने जब उन नंबर्स को ट्रेस किया तो वो खैर लकड़ी के तस्कर निकले, जिनसे पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि उन्हें 11 से 1 के बीच यूपी नंबर की कार इंसिडेंट वाले एरिया में घूमती नजर आई थी। इस जानकारी के बाद पुलिस ने अब सारा फोकस उत्तर प्रदेश और हरियाणा के रूट पर लगा दिया, जिसके बाद CCTV फुटेज, एक्टिव मोबाइल लोकेशन और टेक्निकल एनालिसिस की मदद से पुलिस 13 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश की सहारनपुर सिटी के तदोली गांव के एक घर पहुंचती है, जहां शादी का माहौल था। और इसी शादी के माहौल के बीच में पुलिस दुल्हन के भाई मोहम्मद बिलाल को उठाकर अपने साथ ले गई। जब पुलिस ने बिलाल से सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि वह गुमनाम लाश असल में बिलाल की गर्लफ्रेंड उमा की थी। जिस केस की शुरुआत ब्लाइंड मर्डर केस से हुई थी, उसमें अब यह एक बड़ा मोड़ आ गया था। लेकिन इस केस में इससे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब पुलिस ने उमा के घर वालों को उनकी बेटी की डेथ के बारे में इन्फॉर्म किया, क्योंकि यह सुनकर उमा का परिवार दुखी होने की बजाय ये कहने लगा कि उनकी बेटी तो 13 साल पहले ही मर चुकी है। आखिर क्या थी इस केस की पूरी सच्चाई? किसकी थी यह सरकटी लाश और क्या कनेक्शन था इसका उमा और बिलाल से? 13 साल पहले हलालपुर गांव, सहारनपुर, यूपी, 3 मार्च 2012, 17 साल की उमा अपनी 6 भाई बहनों में सबसे छोटी थी और इसी वजह से वो घर में सबकी लाडली भी थी।
छोटी उम्र होने के बावजूद उमा के घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी थी। जहां उमा का होने वाला पति एक अच्छी जॉब में था, 3 मार्च 2012 को उमा के घर में मेहंदी का फंक्शन चल रहा था और अगले दिन कुरुक्षेत्र के शाहबाद से उमा की बारात आने वाली थी। उमा भी इस रिश्ते से काफी खुश नजर आने लगी थी। इनफैक्ट उसने शादी के लिए अपनी मनपसंद की ड्रेस भी ली थी और मेहंदी की रस्म में अपने पति का नाम भी अपने हाथ पर लिखवाया था। उमा के चेहरे की ये मुस्कान देखकर घर में सभी खुश थे। घर पर रिश्तेदार इकट्ठा हो गए थे और घर के सभी लोग शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। मेहंदी की सारी रस्मों के बाद करीब रात 9 बजे उमा थक कर सोने चली गई थी। करीब 1 घंटे बाद लगभग रात 10 बजे जब उमा की बहन उसके कमरे में गई तो उमा कमरे से गायब मिली। इसीलिए उसकी बहन उसे हर तरफ ढूंढने लगती है। पूरे घर में उमा को तलाशने के बाद भी जब वह कहीं नहीं मिली तो उसकी बहन ने उमा के गायब होने की बात उमा के माँ बाप को बताई और ये सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिरकार दुल्हन के गायब होने की बात कब तक छिपती और धीरे धीरे ये बात सभी रिश्तेदारों को पता चल गई और इसके बाद पूरे घर में हड़कंप मच गया। उमा को रात भर ढूंढा गया पर वो कहीं नहीं मिली। अगले दिन सुबह उमा के पेरेंट्स को पता चला कि उमा पड़ोस में रहने वाले लड़के जॉनी के साथ भाग गई है। यह सुनते ही उमा के पेरेंट्स का सर शर्म से झुक गया और घर में शादी का माहौल मातम में बदल गया। बदनामी और बेइज्जती के डर से उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। ऊपर से बारात उनके दरवाजे पर खड़ी थी। ऐसे में उमा के मामा ने उमा की जगह अपनी बेटी को दुल्हन बनाने का फैसला किया। इसी दिन उमा के घर वालों ने उमा से सारे रिश्ते तोड़ दिए और फैसला ले लिया कि वह मर चुकी है। उधर उमा ने जॉनी के साथ भागने के बाद कोर्ट मैरिज कर ली थी और शादी के 1 साल के भीतर ही उमा ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम ऋषभ रखा गया। हाथ से दिव्यांग जॉनी पेशे से पेंटर था और घर का खर्च वही संभालता था। शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था पर समय के साथ दोनों के बीच मनमुटाव होने लगा। आखिरकार रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर शादी के 11 साल बाद उमा ने जॉनी से अलग होने का फैसला कर लिया, जिसके बाद म्यूचुअल डाइवोर्स लेकर वो सहारनपुर के गंगोत्री कॉलोनी में रहने लग गई। डाइवोर्स के बाद उनके 11 साल के बेटे ऋषभ की कस्टडी जॉनी को मिल गई और वह खुशी खुशी अपने पिता जॉनी के साथ ही रहने लगा। भले उमा ने अपने पति से दूरियां बना ली थी पर वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। अक्सर वह उससे मिलने या तो घर चली जाती थी या फिर कभी कभी ऋषभ खुद उससे मिलने जाता था। उमा पहले अपने परिवार से दूर थी और अब पति से अलग होने के बाद वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए वह अक्सर घूमने फिरने निकल जाती थी और इसी दौरान ही साल 2023 में उमा की मुलाकात सहारनपुर के तितौली गांव के रहने वाले 25 साल के मोहम्मद बिलाल से हुई, जो पेशे से टैक्सी ड्राइवर था। यह मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती से अफेयर में बदल गई और वक्त के साथ इनके रिश्ते इतने गहराते चले गए कि उमा बिलाल लिविंग में रहने लगे, जहां बिलाल घर के सारे खर्च उठाने लग गया। बिलाल को उमा के पास्ट से जुड़ी सारी बातें पता थी, इसीलिए रिलेशनशिप में आने के बाद भी जब उमा अपने बेटे ऋषभ से मिलने जाती तो बिलाल को इसमें कोई ऐतराज नहीं था। ठंड की शुरुआत होते ही नवंबर 2025 को उमा ने अपने बेटे ऋषभ के लिए सर्दी के कपड़े खरीदे और उसे यह कपड़े देने घर गई, लेकिन किसे पता था कि माँ बेटे की यह आखिरी मुलाकात होने वाली थी। उमा और बिलाल बहुत जल्दी शादी के बंधन में बंधने वाले थे और इस नई शुरुआत की खुशखबरी उसने अपने पड़ोसियों को भी दे रखी थी, पर उससे पहले ही उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और पुलिस ने उमा के मर्डर के आरोप में बिलाल को ही अरेस्ट कर लिया था। अगर बिलाल खुद राजी खुशी उमा से शादी करने के लिए तैयार था तो आखिर वो उसकी हत्या क्यों करेगा? इस सवाल के जवाब को जानने के लिए पुलिस बिलाल को पुलिस स्टेशन लेकर आई और उससे पूछताछ की। पहले तो बिलाल ने जुर्म कबूल करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीकों से पूछा तो बिलाल टूट गया।
गंगोत्री कॉलोनी, सहारनपुर, यूपी। 6 दिसंबर की शाम 6 बजे बिलाल अपने दोस्तों की गाड़ी लेकर गंगोत्री कॉलोनी में उमा से मिलने गया था। उमा बिलाल से शादी करने के लिए वैसे भी बहुत एक्साइटेड थी, इसलिए बिलाल को घर आते देख वह खुशी से झूम उठी। तभी बिलाल ने उससे कहा कि एक सरप्राइज है, चलो मैं तुम्हें बाहर घुमाकर लाता हूँ। यह सुनते ही उमा एक्साइटमेंट में तैयार होकर बिलाल के साथ घूमने के लिए स्विफ्ट कार में बैठ गई। कार में बैठने के बाद जहां उमा के दिमाग में मौज मस्ती सवार थी, वहीं बिलाल के मन में कुछ और ही चल रहा था। उमा को गाड़ी में घुमाते हुए बिलाल ने हिमाचल प्रदेश के पोंटा साहिब की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ दी और हथनीकुंड बैराज से वह यूपी के रास्ते हरियाणा में एंटर कर गया। उमा जहां लगातार बिलाल से बात करने में लगी हुई थी, वहीं बिलाल चुपचाप उसकी बातों को अनसुना कर अपना शैतानी प्लान अंजाम देने की फिराक में था। कार एक जगह से दूसरी जगह घुमाते घुमाते रात के 8 बज चुके थे और चारों तरफ अंधेरा हो चुका था, क्योंकि शनिवार होने के चलते वीकेंड की वजह से ग्लेशियर नेशनल पार्क के पास टूरिस्ट की काफी भीड़ थी। पहले तो बिलाल ने किसी होटल में ठहरकर शाम बिताने का आइडिया दिया और पोंटा में कई रूम भी तलाशी, लेकिन टूरिस्ट की बढ़ती भीड़ देखकर उसने वो प्लान भी कैंसिल कर दिया और उमा से कहा कि चलो जंगल की तरफ चलकर किसी शांत इलाके में कोई सही होटल देखते हैं। बिलाल के खतरनाक इरादों से अनजान उमा उसकी कही हर बात को स्वीकार करती चली गई। इसी रास्ते पर चलते हुए बिलाल ने 2-3 बार बिल्कुल सुनसान एरिया में कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई न कोई वजह से उसे उमा को मारने का मौका नहीं मिल रहा था। रात बढ़ती जा रही थी और अंधेरा गहराता जा रहा था और होटल ढूंढने की आड़ में पूरा जंगल पार हो गया, पर बिलाल को कोई परफेक्ट जगह नजर नहीं आई। बिलाल उमा को मारने के लिए शुरू से अब तक लगभग 100 किलोमीटर से ज्यादा चल चुका था। अब उसके अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी वे लोग हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के नेशनल हाईवे पर पहुंच जाते हैं और बिलाल ने उसी हाईवे के नीचे कच्चे मैदान में गाड़ी उतार दी, जहां बिल्कुल अंधेरा था। फिर बिलाल ने उमा से कहा कि चलो कार में रोमांस करते हैं। फिजिकल रिलेशन बनाने के नाम पर बिलाल ने उमा के अंडरगारमेंट्स छोड़कर सारे कपड़े उतरवा दिए और वो खुद पहले कार की बैक सीट में चला गया। उमा जब तक कुछ समझ पाती, बिलाल ने कार की सीट बेल्ट उमा की गर्दन में फंसा दी थी और पूरी जान लगाकर वो उसका गला घोटने लगा। उमा जितना तेज छटपटाती रही, बिलाल उतना ही कसकर उसे चोक कर रहा था। उमा को ना चिल्लाने, शोर मचाने और ना ही अपनी जान बचाने का मौका मिला। बिलाल बेरहमी से वह बेल्ट तब तक खींचता रहा जब तक उमा ने दम नहीं तोड़ दिया। 2 साल के साथ में बिताई जिंदगी को बिलाल ने एक ही पल में खत्म कर दिया। अब उमा का शरीर बेजान हो चुका था, तो बिलाल वापस ड्राइविंग सीट पर आ गया और कार फिर से चलाने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने बहादुरपुर गांव के घरों की लाइट जलते देखी। घबराकर गाड़ी पहले ही रोक दी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उसे उमा की लाश के साथ देख ले। इसीलिए वो कैसे भी करके उमा की बॉडी को ठिकाने लगाने की फिराक में लग गया। प्लान के हिसाब से रात के लगभग 11:25 पर उसने अपनी गाड़ी से मीट काटने वाला छुरा निकाला और फिर उमा की बॉडी को घसीटते हुए वो खेतों में बनी पॉपुलर नर्सरी में ले गया। बिलाल अब जो करने वाला था वो किसी इंसान नहीं बल्कि हैवान का काम था। उमा की बॉडी को झाड़ियों में ले जाकर बिलाल ने उसी छुरे से उमा की गर्दन काटकर बॉडी को अलग कर दिया। फिर उसने उमा के सर को पॉलीथीन में भर अपनी गाड़ी की अगली सीट पर रख दिया। उमा की पहचान को छुपाने के लिए उसका सर और कपड़े हटा देना बिलाल के लिए प्लान का हिस्सा था और इसीलिए वो मीट काटने वाले छुरे को अपने साथ लेकर आया था। उमा की बॉडी को वहीं झाड़ियों में छोड़कर बिलाल नर्सरी से 12 किलोमीटर दूर आ गया और उसने अपनी गाड़ी ग्लेशियर जंगल की
खाई के पास ही रोक दी। इस गहरी खाई में उसने उमा का सिर और कपड़े फेंक दिए ताकि उसके सिर को कोई जंगली जानवर खा ले। अपनी साजिश को अंजाम देकर बिलाल हथनीकुंड बैराज के रास्ते होते हुए अपने घर आ गया। फिर बाकी सबूत मिटाने के लिए बिलाल ने अपने फोन से उमा और उसके फोटोज, वीडियोज और सभी मैसेज को डिलीट कर दिया। क्या वजह थी जिसके चलते बिलाल ने उमा को यूं जल्लाद की तरह मौत के घाट उतार दिया? जब यही सवाल पुलिस ने बिलाल से किया तो उसने बताया कि उमा उसके प्यार को सामाजिक मान्यता दिलाने के लिए शादी का दबाव बना रही थी। लेकिन बिलाल की मंशा कुछ और ही थी। उसके लिए उमा सिर्फ एक टाइम पास थी, जिसके अकेलेपन और इमोशनल स्टेट का फायदा उठाकर उसने उसे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया था। वो उमा के साथ सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब से जुड़ा हुआ था और उसके यह इरादे प्यार के दिखावे में पूरे भी हो रहे थे। उमा के साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद वो अपने परिवार के साथ अपनी शादी के लिए रिश्ते भी देख रहा था और इसी देखा देखी में उसकी एक लड़की से शादी भी तय हो गई थी, जिससे 14 दिसंबर 2025 को उसका निकाह होना था। ऐसे में उमा उसे एक बोझ लगने लगी थी और वह किसी भी तरह उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके इस रिलेशनशिप के बारे में उसके परिवार में कोई भी जान पाए। उमा इस बात से अनजान थी कि बिलाल के लिए यह रिश्ता सिर्फ एक खेल था। यही वजह थी कि मर्डर से एक हफ्ते पहले यानी 29 दिसंबर 2025 को शादी की बात को लेकर दोनों के बीच काफी कहासुनी भी हुई थी। इसके बाद बिलाल ने उमा का नामो निशान मिटाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उमा उसके घर जाकर उसके बारे में उसके घर में बता ना दे और उसका निकाह टूट ना जाए। बिलाल को पता चला कि उमा के आगे पीछे उसे पूछने वाला कोई नहीं है और अगर वह उसे मार देगा तो कोई उमा को ढूंढने तक नहीं आएगा। ऐसे में उसने उसे हमेशा के लिए हटाने का फैसला कर लिया। 6 दिसंबर 2025 को उमा की हत्या करने से पहले वो बेचैन था, लेकिन उमा को खत्म करने के बाद वो घर आकर चैन से सो गया और सुबह अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिलाल बेफिक्री से अपनी शादी की तैयारी में लग गया और उमा को मारने के बाद दूल्हा बनने का ख्वाब देखने लगा। बिलाल के निकाह से एक दिन पहले 13 दिसंबर 2025 को उसकी बहन का भी निकाह था, जिसकी विदाई के दौरान ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। जैसे ही बिलाल के हत्याकांड के बारे में लड़की वालों को पता चला, उन्होंने बिलाल के परिवार से रिश्ता तोड़ दिया। पुलिस ने बिलाल को भले ही अरेस्ट कर लिया था, पर अभी बिलाल को कानून के हाथों सजा दिलाना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं था, क्योंकि पुलिस के हाथ में सिर्फ उसका कन्फेशन था जो कोर्ट में मान्य नहीं होता। इसलिए पुलिस ने टीम बनाई। 14 दिसंबर को पुलिस की पहली टीम हिमाचल प्रदेश से 12 किलोमीटर दूर लाल खाई के पास पहुंची और उमा के सिर को खोजने में लग गई। वहीं पुलिस की दूसरी टीम टिटोली गांव पहुंच गई ताकि एविडेंस को बरामद कर सके और तीसरी टीम टिटोली गांव में जंगल के पास मर्डर में यूज हुई स्विफ्ट कार को ढूंढने में लग गई। पुलिस की पहली टीम रस्सी के स्पॉट से खाई में उतरी और उमा के सिर को खोजने में लगी। गहरी खाई, घने जंगल और झाड़ियों के बीच सिर को ढूंढना मुश्किल था, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद पुलिस को उमा का सिर आखिर मिल ही गया। उसके साथ पुलिस ने उमा के कपड़े और छुरा भी बरामद कर लिया। पुलिस की दूसरी टीम ने बिलाल के घर से उमा का आधार कार्ड, मोबाइल, बिलाल के कपड़े जिसे पहनकर उसने उमा की हत्या की थी और उमा को दिए गए गिफ्ट भी कलेक्ट कर लिए। वहीं पुलिस की तीसरी टीम ने जंगल के बीच झाड़ियों में छिपी स्विफ्ट कार बरामद कर ली और सारे एविडेंस को इकट्ठा करने के बाद उन्हें फोरेंसिक लैब में भेज दिया गया। उमा के सिर की फोरेंसिक जांच और उसका पोस्टमार्टम करने के बाद पुलिस ने वह सिर अंतिम संस्कार के लिए उसके परिवार को सौंप दिया। फिलहाल बिलाल की रिमांड खत्म होने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। उमा का ट्रेजिक एंड
6 दिसंबर 2025 को नहीं बल्कि 13 साल पहले ही शुरू हो गया था, जब उसके परिवार ने उससे सारे संबंध तोड़ दिए थे। डाइवोर्स और अपने परिवार से दूरी के बाद उमा इमोशनली काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और बिलाल जैसे शिकारी ने उसके इस अकेलेपन को भांप लिया था। एक टैक्सी राइड से शुरू हुई कैजुअल मीटिंग का बहुत जल्द लिव इन और शादी तक पहुंच जाना एक मेजर रिस्क फैक्टर था। उसके कन्फेशन में उमा को टाइम पास बताना, उसका बेरहम तरीके से गला घोटने के बाद चैन से घर आकर सो जाना और फिर अगले दिन शॉपिंग के लिए जाना, ये सब दिखाता है कि बिलाल कितना बेरहम था। इस केस में उमा की फैमिली भी कहीं ना कहीं साइलेंट तरीके से इन्वॉल्व है और यह बात बहुत से लोगों को बुरी भी लगेगी। माना उमा का 17 साल की उम्र में घर से जाना गलत था, लेकिन अपनी ही बेटी से यूँ परमानेंटली कट ऑफ करना कहाँ तक सही है? उसे समाज में खुद से जूझने के लिए अकेला छोड़ देना, जहाँ आज हर मोड़ पर शैतान घात लगाए बैठे हैं, कहाँ तक सही है? अगर डिवोर्स के बाद भी उमा के पेरेंट्स उसे रिकनेक्ट करते तो शायद आज वो जिंदा होती। यह 13 साल का टाइम उमा से फैमिली के रूप में उसका सेफ्टी नेट ले गया और उसका फ़ायदा बिलाल ने उठाया, जो जानता था कि उमा के आगे पीछे उसे पूछने वाला कोई नहीं है। यह केस दिखाता है कि शैतान एक नॉर्मल चेहरे के पीछे छुपा होता है। बिलाल कोई नॉन क्रिमिनल नहीं था, बल्कि वह एक बॉयफ्रेंड, टैक्सी ड्राइवर, एक भाई भी था और जो अपनी बहन की शादी के लिए तैयार हो रहा था। यह केस ये भी सिखाता है कि माना अकेलापन पेनफुल होता है, लेकिन उसे दूसरे का हथियार ना बनने दें। आज के वक्त में यह बात लड़के और लड़की दोनों के लिए अप्लाई होती है। अभी किसी रिलेशनशिप में जाने में हड़बड़ी ना करें। फैमिली ना सही तो एटलीस्ट कुछ ऐसे दोस्तों को अपने साथ रखें जो आप किसी अनजान जगह पर जाने से पहले लाइव लोकेशन शेयर कर सकें। अगर कोई प्लान अनसेफ लग रहा हो तो साफ मना कर दें। हर फैमिली को अपने बच्चों को माफ़ करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर फैमिली साथ हो तो ऐसे इंसिडेंट नहीं होंगे।